एडिशन का आज हम लेकर आए हैं साइंस बायोलॉजी का, जो कि 5वां या 6ठा वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो सी लिनियस द्वारा दिया गया था। देखिए पढ़ लीजिए। मानव होमो सेपियंस बिल्ली, फेलिस कैटस मेढक, राना टिग्रिना सरसों, ब्रेक्सिका कम्पेस्टिस धान, ओराइजा सटाइवा गेहूँ, ट्रिटिगम एस्ट्रिगम आम, मैगिफेरा इंडिका है। होमो सेपियंस शब्द तो ये सी लिनियस द्वारा सी नंबर सही हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ये वाक्यांश है, तो जो कि सी नंबर में हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो समजात में इसका ए नंबर सही हो जाएगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप अंग कहा जाता है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता है। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल समरूप अंग हैं, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। मानव जाति अफ्रीका होमो सेपियंस अवशेष में देखे जा सकते हैं, तो अफ्रीका में इसका डी नंबर सही हो जाएगा। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो अफ्रीका से हैं। चलिए आगे। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से हैं, जो ये भी सब एक ही अफ्रीका से हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति अध्ययन में योगदान नहीं करता है? तो अवसारी विकास नहीं करता है, बाकी अनुवांशिक प्रवाह, विभिन्नता, भौगोलिक पार्थक्य ये करता है। मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? तो ये अफ्रीका में। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो इसका अफ्रीकी मूल से लगाया जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो प्रजनन। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो इसका हो जाएगा द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, इसका ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, जो कि 1859 में लिखी थी। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो मेसोजोइक एरा, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। लिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो उत्परिवर्तन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहद अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक चयन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो टायरेनोसायरस रेक्स को कहा जाता है। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो वाइज होमिनिड है, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो बुद्धिमान आदमी, इसका हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्राथमिक होमोसिनाइड तो क्रो-मैग्नन थे।
जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपिथेकस नहीं है, बाकी सब है। नए ज़माने के बंदर, पुराने ज़माने के बंदर होमोनाइड्स हैं। 2015 में होमोनलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केंद्रीय सिस्टम केडल ऑफ होमनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमो नडेली के है। टेलिलोसस सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजन कड़ी है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणामस्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक तो डार्विन ने लिखी थी। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन ने दी थी। चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में से विकसित हुआ है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो हल्डेन ने दिया था, जो कि सी नंबर में दिया है। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में H2S, CH4 और NH3 मिश्रित सम्मिलित था, जो कि दिया है बी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, जिसमें ऑक्सीजन है उसको छांट दीजिए, बाकी ए नंबर NH3, CH4 और H2S से बना था। ऑक्सीजन गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए कार्य किया? तो ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क नहीं है। अवशेषी यानी बेकार अंग, जो और बाकी सब है अक्ल डार यानी बुद्धि, दांत, कान की मांसपेशियाँ, अपेंडिस, ये सब है ये सब है नहीं है। और मस्तिष्क दूसरा है, हो जाएगा। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कार्लोस लिनियस के द्वारा की गई थी। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? कार्लोस लिनियस को माना जाता है। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो कार्ल लिनियस को। कार्लोस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो वैकर्ण विज्ञान को। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को। टैक्सोनॉमी का जनक तो कार्ल लिनियस को। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या
करण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कार्लोस लिनियस ने की थी। पौधों को 5 वर्गों में बांटने का तो ये किसने किया था, तो ये किए थे सी नंबर प्रोटोकार्डेटा ने किए थे, जो कि नहीं है, बाकी सब है। देखिए कौन कौन सा है। थैरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ये सब है। लिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो जाति। देखिए वंश, कुल, गण, ये सब पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो जाति। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई तो जाति है। लिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो मेटाजोआ को किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति, तो ये वंश दिया है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है, तो ये प्लांटी में रखेंगे, जो कि बी नंबर में दिया है। लिखित में से लिनियस पदानुक्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो जगत, गण, जाति, वंश, वर्ग, कुल, संघ। इसका सी नंबर सही होगा। जगत, वर्ष, कुल, वंश, जाति। जाति लास्ट में होगा और जगत शुरू फर्स्ट में। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है, तो संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति, वंश और प्रजाति। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रीकी और प्रकाश संश्लेषण है, तो इसका हो जाएगा प्रोटिस्टा वर्ग में। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, तो विटेकर ने किया था। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखने में समूह से नहीं है, तो प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी सब है। एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, तो पोषण था, जो कि दिया है ए नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो एनिमिलिया में रखा जा सकता है। कैवेलियस स्मिथ ने जीवों को 4 जगत में वर्गीकृत किया था। 4 जगत में वर्गीकृत किया था, जो कि नहीं 6 जगत में किया था, जो कि है एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटी, क्रोमिस्टा, बैक्टीरिया। चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकरण विभिन्न से जीवों की संरचना है, तो ये जगत की है, किंगडम की है। सिस्टेमा नेचुरी ये कार्लोस लिनियस के लिखी गई है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो समझ में नहीं आएगा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। स्यूटोपोडिया अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। स्यूटोपोडिया पर ये अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी संरचना है। क्लेमाइडोमोनस इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है, तो किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम। इसके बाद में प्लाज्मोडियम बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विखंडन कहा जाता है। पेरिफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। इनमें से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो साइकान इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो ये एक पशु है। खोल के भीतर से निकालने वाले अर्ग जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ये हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन द्वारा। इसके बाद हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। सिलेंट्रेट का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है? तो इसका हो जाएगा जेलीफिश। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जेलीफिश इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है? इसका हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा है। हाइड्रा बर्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन और पुनर्कोशिकाओं का उपयोग करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।